नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज सवाल आपका में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय एक गांव देहात के आदमी से जितना जुड़ा है उतना ही एक आम शहरी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जो हरियाणा से जुड़ा तो है लेकिन उसका सीधा संबंध उसके पड़ोसी राज्यों से भी है और अगर उसके दूरगामी परिणाम देखें तो यह विषय आने वाले दिनों में पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। यह मुद्दा सामान्य सा दिखने वाला है लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते खबर फास्ट की पैनी नजर ने इसकी गंभीरता को समझा है और फिर उसे आज आपके बीच लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं तूड़ी की। तूड़ी मतलब पशुओं के सूखे चारे की हम बात कर रहे हैं जो गेहूं की कटाई कढ़ाई के दौरान तैयार की जाती है। कहीं इसे तूड़ा कह देते हैं, कहीं तूड़ी कह देते हैं तो कहीं पशुओं का सूखा भूसा। जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं वो है इसका भाव, जो पिछले साल तक 400, 500 या 600 रुपए प्रति 100 किलो बिक रही थी, वो इस साल 1200, 1300 से 1500, 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। लेकिन बहुत से लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जो बहुत से लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि ये जानकारी ना हो कि ये तूड़ी होती क्या है और इसका हम सबसे सीधा संबंध कैसे है। तो चलिए आपको पहले ये दिखाते और समझाते हैं कि वास्तव में तूड़ी होती क्या है। पहला दृश्य, रैपर से गेहूं निकालते हुए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गेहूं की फसल है। सूखने के बाद इसकी कटाई की जा रही है और कटाई के साथ साथ गेहूं की कढ़ाई भी हो रही है। ये तस्वीर आपने देखी, रैपर के माध्यम से, मशीन के माध्यम से उसको काटा जा रहा है। ये गेहूं है और गेहूं सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, जो कभी खेत या खेत से कभी वास्ता नहीं पड़ा होता है, उनको बता दें कि ये गेहूं की कटाई चल रही थी और ये गेहूं जब सूखने के बाद लावणी आता, जब कटाई का सीजन आता तो ये ऐसा हो जाता है और फिर यही गेहूं पैक्ड होकर, बोरियों में पैक्ड होकर ये गोदामों में जाता है। वहां से फिर इस गेहूं का हम आटा तैयार करवाते हैं या फिर आटा बना बनाया हम लेते हैं। ये गेहूं है और इसी से तूड़ी बनती है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब आपको लिए चलते दूसरी तस्वीर पर, रैपर से तूड़ा तैयार करते हुए। यानी पहले आपने देखा कि गेहूं की कटाई की जा रही थी, गेहूं की कटाई के दौरान वहां से गेहूं निकाला जा रहा था। अब उसके बाद मशीन से काटने के बाद जो बच जाता है नीचे, ये वो है जिसका तूड़ा या तूड़ी बनाई जाती है। और फिर ये जो तूड़ी या तूड़ा जिसको लेकर आज मैं चर्चा कर रहा हूं वो कहां जाता है, वो तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। दो तस्वीर आपको हमने दिखाई, ये दूसरी तस्वीर है। अब आपको तीसरी तस्वीर देखिए। ये वहां से कटने के बाद जो है मजदूरों की सहायता से या खुद लोग अपनी मेहनत करके अपने घर में इसको स्टॉक करते हैं। ये तीसरी तस्वीर है। ये वही तूड़ा या तूड़ी या पशुओं का सूखा भूसा है जो हम घर में लेकर आते हैं और इससे पशुओं को चारे के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि ये आजकल 1500 से 1600 रुपए क्विंटल हो गया, जो पिछले साल 300, 400, 500 रुपए क्विंटल मिल रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि एक पशुपालक के लिए इसको खरीदना कितना आसान और कितना मुश्किल हो गया। ये तीन तस्वीरें आपको दिखाई। अब चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गौशालाओं में गाय जो हैं वो ये तूड़ा खाती हैं या फिर घर में जो पशु पालते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, इनको जब खाने के लिए चारा, सूखा चारा जिसमें कुछ और चीजें मिलाकर, गीला जिसमें चोकर मिलाई जाती है, जिसमें भूसी का इस्तेमाल किया जाता है, बिनोले, खल, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस सूखे चारे में मिलाकर या फिर इसमें सूखे में हरा चारा मिलाकर भी पशुओं को खिलाया जाता है। ये चार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इससे मोटा मोटा अंदाजा तो हो गया होगा कि वास्तव में तूड़ी या तूड़ा होता क्या है। जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उनको हमने बताया। अब मैंने जो शुरू में कहा कि इसका सीधा संबंध जो है वो जितना एक आम आदमी से है उतना एक खास आदमी से है। जो खास बात करने जा रहे हैं वो ये कि महंगाई की मार का असर पशुपालकों पर भी पड़ रहा है। जो पशुपालक दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं उनके लिए पशुपालन अब घाटे का सौदा हो रहा है। वही तूड़ी का काम उत्पादन होने के बाद किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलेंगे तो उनकी आमदन पर भी पड़ेगा। यानी दूसरी बात यह भी है कि जिन किसानों ने यह फसल तैयार की, अगर उनको अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो उनकी आमदन भी कमजोर हो जाएगी। यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। किसान को अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो वो सवाल खड़े करेगा और अगर पशुपालक को सस्ते दाम पर तूड़ी या तूड़ा नहीं मिलेगा तो फिर वो पशु कैसे पालेगा।
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हमारे देश में हैं जिनका अपना खुद का खेत नहीं होता, जो डेयरी के माध्यम से या पशुपालक 2-3 पशु रख लेते हैं, उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। ये चीजें अक्सर हम देखते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं कि दूध आता कहां से, कैसे आता है और कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ती है, जो आखिरकार वहां से 40 से 50 रुपए 60 रुपए व्यक्ति को मिल जाता है। आमदन पर इसका असर पड़ेगा, लाजमी है। तूड़ी को प्रदेश से बाहर बेचने से, अब देखिए मैंने आपको कहा बात कि जो किसान तूड़ा अपने खेत में पैदा करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर ये सस्ता गया या दूसरे प्रदेश जो हरियाणा से तूड़ा खरीद रहे हैं, जो लेकर जाते हैं अपने प्रदेश में, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां पर गेहूं इतनी मात्रा में नहीं होता। उन लोगों को क्या करना पड़ता है, वो सीजन के हिसाब से यहां से सस्ते दाम पर इन दिनों में तूड़ा खरीद लेते हैं या तूड़ी खरीद लेते हैं, फिर वो अपने प्रदेश लेकर जाते हैं, अपने घर लेकर जाते हैं और पशुओं के लिए इकट्ठा करते हैं। फिर दूध पशुपालन के माध्यम से उनको चारा खिलाकर अपना दूध से गुजर बसर करते हैं। अब उनको बाहर बेचने से सरकार ने रोका है। हरियाणा सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, जिससे किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में जहां तूड़ी खरीदकर पड़ोसी राज्यों के पशुपालक अपना गुजारा करते थे, उन्हें भी परेशानी हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में दूध का संकट खड़ा हो सकता है और दूध के दाम बढ़ सकते हैं। वही साथ ही गर्मी के दिनों में दूध उत्पादन वैसे भी बहुत कम हो जाता है और दूध की आपूर्ति कैसे होगी, यह सवाल बड़ा है। और अगर पूर्ति हो भी तो उसकी क्या गारंटी है कि वो शुद्ध होगा। तो यानी जो लोग शुरू से कार्यक्रम देखना जिन्होंने शुरू किया वो समझ गए होंगे कि ये सीधा सीधा संबंध हम सबसे है। जो बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, सबको दूध चाहिए और पैक्ड दूध की जहां तक बात आती है तो उसमें किस प्रकार के केमिकल होते हैं सब जानते हैं। इसलिए जो दूध हमें चाहिए वो प्योर भी होना चाहिए और प्योर होगा तब जब वो पूरी मात्रा में होगा, आपूर्ति होगी। आपूर्ति कैसे नहीं होगी? दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालक जब पशु पालने से किनारा करेंगे तो आने वाले दिनों में यह संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि यह संकट बड़ा है और इस संकट के ऊपर गौर करने की जरूरत है। गांव से लेकर शहर तक यह संकट व्याप्त है, यह चिंता वाजिब है। और अगर आपको आने वाले दिनों में प्योर दूध नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छा दूध नहीं मिलेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनियों की तरफ से जो पैक्ड दूध तैयार किया जाता है, वो जिस तरीके से तैयार किया जाता है और कितना वो गुणवत्ता परक होता है, इसको आप समझ सकते हैं। इसलिए ये चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा संकट खड़ा होता है तो फिर उसके ऊपर आज विचार क्यों ना हो जाना चाहिए। कुछ सवाल हैं, मैं सवाल आपको दिखाता हूं जिन पर हम चर्चा भी करने वाले। एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं। फिर महंगा हुआ चारा पशुपालन से किनारा, हमारे पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट आई हैं। ये सवाल आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारे पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिनको लेकर किसानों ने कहा कि हम पशु पालना बंद कर देंगे। पशुपालकों ने कहा कि अगर चारा इतना महंगा मिलेगा तो पशु कैसे पालेंगे, संकट हमारे सामने है। और तूड़ी पर नाकाबंदी, एक सवाल यह भी है कि सरकार ने धारा 144 लगाई है कि बाहर ना बेचे। सरकार का यह कहना है कि अगर हरियाणा में किसानों को, पशुपालकों को तूड़ी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे गुजारा होगा, इसलिए बाहर ना बेचें। अगर वो बाहर नहीं बेचते हैं तो फिर उनको अच्छा खासा उसका दाम नहीं मिलेगा। एक बार फिर से आपको सवाल दिखाते हैं, सवाल आपको दिखाते हैं। महंगा तूड़ा होगा तो फिर हालत खराब हो सकती है पशुपालकों की। एक एक करके सवाल एक बार आपको दिखाते हैं, उसके बाद महंगा चारा होगा तो पशुपालन से लोग किनारा करेंगे। ये बड़ी बात है जिस पर सोचना चाहिए। और धारा 144 तूड़ी बाहर बेचने से सरकार ने रोका है। वो क्यों रोका, कारण आपको मैंने बताया। क्या ये अक्लमंदी है, ऐसा करना ठीक है कि नहीं है, ये तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। पैदावार कम हुई, दूध निकालेगा तब, क्योंकि इस बार गेहूं की पैदावार भी कम हुई है, ये भी एक बड़ा संकट है। ये बहुत अहम सवाल है जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। अब इसको लेकर जब हरियाणा के कृषि मंत्री से सवाल किया गया धारा 144 को लेकर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो जरा आपको सुनवा देते हैं। उनकी तरफ से जो कहा गया वो भी सुनना बहुत जरूरी है। में हरियाणा के अंदर कहीं भी चारा थोड़ी आने जाने में कहीं प्रबंधन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पहले दक्षिण हरियाणा में बहुत सारे किसानों ने हमारे कहने से गेहूं की बजाय सरसों की फसल बोई। वहाँ जो तूड़ा पैदा होना था उतना नहीं हुआ और हमें चिंता थी कि कहीं पशु चारे का संकट ना आ जाए। इसलिए हमने कहा है कि पड़ोसी प्रदेशों में अभी तूड़ा ना जाए, पहले हमारी गौशालाएं, हमारे जो लोकल किसान है उनकी पूर्ति हो जाए, और ये फैसला हमने किसान हित में लिया है। तो किसानों को इस बार गेहूं के अच्छे दाम मिले। मंडियों में किसान गेहूं लेकर गए बहुत कम मात्रा में, उनको बाहर प्राइवेट प्लेयर ने ठीक ठाक दाम पर खरीद लिया। वहां किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई।
लेकिन जब तूड़ी की बात आई तो जैसे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि प्रदेश के किसानों को तूड़ी की दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये कहा कि वो बाहर ना बेचें, यहां बेचें। अब ऐसे में दो राह पर हम खड़े हैं, दोधारी तलवार है किसान, और किसान दोधारी तलवार इसलिए क्योंकि किसान अच्छी पैदावार करे तो दाम कम मिलता है, और अगर वो अपनी चीजों को बेहतर दाम पर बेचे तो उसका असर महंगाई की बात हम कर उस पर पड़ता है। इसको बैलेंस कैसे किया जाए? तलवार की धार पर रहकर उसको काम करना पड़ता है। किसान बेहतर काम करे तो उसकी उपज अच्छी हो जाती है, उसके दाम ठीक नहीं मिलते हैं। और इस बार गेहूं की पैदावार, तूड़े की पैदावार कम हुई, महंगे दाम पर बेचे, तो यह कहा जा रहा है कि इससे जो हमारे प्रदेश के लोगों को तूड़ी की दिक्कत होगी उससे कैसे काम चलेगा। अब ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, किसान को दिक्कत ना हो, आम आदमी को दूध की आपूर्ति समय पर हो, और इसके साथ साथ पशुपालकों का पशुपालन से मोह भंग ना हो, ताकि आने वाले दिनों में देशवासियों को पैक्ड दूध ना पीना पड़े, पाउडर वाला दूध ना पीना पड़े, आपको बेहतर दूध मिलता रहे। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। गुरजीत सिंह मान है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। मान साहब बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार सैनी, नेता बीजेपी मेरे साथ है। सैनी साहब बहुत स्वागत है आपका भी। मैं पहले मान साहब आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो संकट है, आपके नॉलेज में सारी बातें हैं, आपसे कुछ चीज छिपी नहीं है। किसान बेहतर पैदावार करे तो मरता है, और अगर कम पैदावार होती है तो मरता है। अब ऐसे में किसान अगर तूड़ी महंगी बेचता है तो पशुपालक कह रहे हैं हम मर जाएंगे, हम दूध कैसे बेहतर तरीके से जो खरीद कर पशु पालेंगे, पशुपालन से मोह भंग हो रहा। बहुत सी खबरें आई, हमारे पास रिपोर्ट आई, किसान कह रहे हैं कि पशु नहीं पालेंगे। और गौशाला में तो ये क्या कहा जा रहा है कि हम अगर चारा नहीं मिला इस बार तो हमारी गायों को, जहां 700, 800 गायें हैं, खुला छोड़ देंगे। बहुत बड़ा संकट है, आम बात नहीं है ये। मान साहब। शमशेर जी देखिए, वैसे तो ये एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट होते, मेरी जगह तो और भी अच्छा होता जी। पहली बात तो ये तो देखिए कमर्शियल बात हम कर रहे हैं कि दूध कम हो जाएगा। उससे पहले हमें ये भी देखना है कि क्या हमारे मिल्क एनिमल्स को जितनी पौष्टिकता चाहिए मिल रही है। तो इसका जवाब है कि नहीं, पहले भी नहीं मिल रही थी, अब तो बिल्कुल ही संकट में आ गई है जी। उन्हें ड्राई एंड वेट सारे जो पाउडर को मिला के लगभग हमारे जो बड़े छोटे साइज के एनिमल्स हैं उन्हें 15 से 25 किलोग्राम पर डे चाहिए होता है, जो कि नहीं मिलता। अगर आप वैसे भी कहीं गौशालाओं में निगाह मार लो, सड़क पे निगाह मार लो, तो आपको सारे एनिमल्स कमजोर, अंडर नॉरिश, हड्डियां निकली हुई वाले मिलेंगे। दैट मीन्स की दशा तो पहले भी अच्छी नहीं थी, और अब ये शॉर्टेज आ गई है। तो सबसे पहले तो चिंता हमें ये करनी चाहिए कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनका भी तो राइट है धरती पे रहने का। हम उन्हें एक स्टारवेशन की तरफ धका रहे हैं। और दूसरी बात जो है, दूध का संकट, चाहे आपने पैक्ड मिल्क की बात की, वो भी तो इन्हीं दुधारू पशुओं से बनता है। दोनों प्रकार के दूध की कमी आने वाली है, अकेली ये नहीं कि फ्रेश मिल्क की कमी आएगी। और महंगाई पहले अधिक है, उससे और बढ़ेगी स्कैरसिटी से। और आपने बिल्कुल सही बताया कि बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग को छोड़ने को तैयार है, जिन्होंने नई नई भी अडॉप्ट की थी सरकार के कहने पर कि आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, कैश क्रॉप्स के साथ आप डेयरी फार्मिंग कीजिए, और अलग अलग तरह की आप इस तरह के प्रयोग कीजिए ताकि आपकी इनकम में इजाफा हो, आपकी इनकम डबल हो सके। उसको एक ये बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ अभी हमारे आपके बयान में ही था कि हमारे कृषि मंत्री जी ने भी स्वीकारा कि जो उन्होंने एक मोटिवेशन दी थी फसल विविधीकरण के नाम पर, वीट से हटा करके और फसलों की तरफ जाने के लिए, उसकी वजह से भी चारे की कमी आई है, उन्होंने खुद माना है। तो ये जो एक ड्राइंग रूम में बैठकर जो प्लानिंग करते हैं कि विविधीकरण में ये कर दो वो कर दो, उसका सही ट्रायल तो फील्ड में आने के बाद ही आता है। जैसे इस बार पता लग रहा है कि जहाँ विविधीकरण जरूरी है वहाँ उसके साथ जो उसके अनफोर्सी नुकसान थे वो इसी साल सामने आ गए हैं। हालांकि उसमें मौसम भी एक कारण रहा है। और शमशेर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम कभी से बात कर रहे हैं एक देश एक मंडी, तो हम दूसरे राज्य में हमारा चारा वगैरह क्यों नहीं दे सकते? उसमें भी तो जानवरों के लिए तो राज्य का कोई बॉर्डर नहीं होता। आफ्टर ऑल वो कंजम्पशन तो जानवरों ने करनी थी। दूसरी बात, जब से ये एनजीटी के ऑर्डर्स आए हैं फसल अवशेष ना जलाने के लिए, सरकार ने चाहे कुछ भी कहा हो, किसानों ने अपने लेवल पर एक तरीका अपनाया था कि कटाई के बाद अपने खेत को
पड़ोसी राज्यों से आए लोगों को सौंप देते थे कि आप इसमें से फसल अवशेष इकट्ठे करके इन्हें टाइमली फैशन में इसके निकाल के ले जाइए जी। ताकि हमारे पर अतिरिक्त बोझ न आए। अब वो अगर निकाल भी लेंगे तो बॉर्डर्स पर उन्हें धारा 144 जैसी रुकावटें उधर नहीं ले जाने देगी। तो फसल जो अवशेष का प्रबंधन किसानों ने अपने लेवल पर किया था वो भी इससे उसको भी एक सेटबैक होने जा रहा है। जी। और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार एक बिना सोचे बैन लगाकर सोच रही है कि इसका समाधान होगा, तो ये नहीं होगा। बिल्कुल अहम और बात ये आप कर 7-8 रहे हैं। साल पुराना सर्वे है जी। कि हमारे जो फॉडर एरिया है, नॉट जस्ट इन हरियाणा पंजाब, पूरे देश में रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। जी। बॉर्डर एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किए जा रहे। वो जरूरी नहीं होता कि वो फार्म लैंड ही हो, वो जो सरकार के लैंड हैं उनमें भी बन सकता है। आपने देखा होगा कि वो अब कहीं नहीं दिखते या तो खाली लैंड पड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये बड़ा एक विकट समस्या आ गई। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लेकिन इसमें रुकावटें डाल के हम प्रॉब्लम को बढ़ा ही रहे हैं, सुलझा नहीं रहे हैं। ये सुलझाने का वक्त है और ऐसे में किसानों की जो नाराजगी थी उस नाराजगी को कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता था, उनको अपने हिसाब से अपनी फसल अपने अवशेष बेचने के लिए। मेरे साथ एक दर्शक है रणवीर, रोहतक से, नियमित तौर पर बातें रखते हैं, उनके पास मैं चलूंगा, उसके बाद सैनी साहब आपके पास आऊंगा। रणवीर जी स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी देखो, तूड़े पर धारा पर 144 लगा दी गई। मेरा सुझाव ये है सरकार को कि इसके ऊपर सरकार बोनस दे तूड़े के ऊपर, ताकि वापस से बाहर नहीं बिकने दे रहे। तो यही तो वही हाल हो गया कि मुर्गा सबको जगाता है और सबसे ज्यादा काटा जाता है जी। तो इस सरकार में किसान और मजदूर को सबसे ज्यादा काटा जा रहा है। और दूसरा, अपने सैनी साहब से हमारे कोई नाराजगी नहीं है। सैनी साहब, आप हमारी सरकार सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, अखबारों में ऐड देने में माहिर है। मेरा गांव रोहतक से 7 किलोमीटर दिल्ली रोड पर खेड़ी साथ पड़ता है जी। अखबारों में दे दिया खेड़ी साथ को दोनों टाइम पानी मिलेगा। अरे गड़ी बोर से पाइपलाइन दब करानी हो तो आज तक दबी नहीं, पानी कहाँ से आएगा? हमारे ट्यूबवेल का पानी 8वें दिन मिलता है, कभी कभी 9वें दिन मिलता है। तो आप आकर देख सकते हैं, ये आपकी सरकार और हमारे पीएम साहब सीएम साहब कहते हैं कि हर घर नल हर घर जल जी। और हमारे मंत्री जी भी, अपने कटारिया साहब भी, हरियाणा पहला राज्य है। अरे रोहतक शहर से नगर निगम में तो आप पानी नहीं दे सकते, चारा कहाँ से पशुओं को दोगे? खाली ढोंसलेबाजी करने में लगे हुए, जात पात का जहर फैला रखे इन्होंने और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, शुक्रिया रणवीर जी, बातचीत के लिए अपनी बात आपने रखी। बलविंदर एक दर्शक मेरे साथ उचाना से। बलविंदर जी स्वागत है आपका। बलविंदर जी बोलिए। बलविंदर अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दे, फिर आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो सर जी बलविंदर बोलिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तूड़ी इतनी। हेलो सर बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ तूड़ी का रेट इतना महंगा होगा सर, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो महंगी तूड़ी के बाद डांगर बेचेंगे और क्या करेंगे? यही सवाल हम कर रहे हैं बलविंदर, और इसी चीज को लेकर हमने कार्यक्रम रखा है, क्योंकि पशुपालन भी एक व्यवसाय है इस बेरोजगारी के दौर में, उसी से आदमी अपना गुजारा करता है। बहुत शुक्रिया, अपना सवाल आपने पूछा। सैनी साहब, बलविंदर ने सीधे तौर पर कहा कि अगर इतना महंगा तूड़ी मिलेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पशुओं को बेचना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के पास तो जमीन जायदाद है नहीं, अपने खुद के खेत है नहीं, और खुद के खेत नहीं होंगे तो फिर आदमी को खरीदनी पड़ेगी। 1200, 1500, 1600, 1700 रुपये क्विंटल। कहीं तो ये भी जानकारी मिल रही है कि एक एकड़ की जो तूड़ी है वो 20-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिल रही है। बहुत बड़ी चिंता की बात है। और फसल विविधीकरण को लेकर जिक्र किया गुरजीत मान साहब ने, उससे लोगों ने क्या किया, फसलें तो दूसरी लगा ली। सरसों के भाव पिछली बार ठीक, तेल की डिमांड ज़्यादा थी, भाव अच्छे मिले, लोगों ने सरसों का उत्पादन किया। ये एक चुनौती है, और फिर ऊपर से किसानों को बाहर तूड़ी बेचने के लिए मना किया जा रहा है, तो सरकार के लिए तो इधर कुआं उधर खाई है। राजकुमार सैनी जी। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, आज जो तूड़ी की किल्लत है, ये समय समय पर प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, इसमें सरकार क्या कर सकती है जी? सरकार ने जो काम करने वाला है कि हमारी जो तूड़ी यहाँ की है वो बाहर ना जाए जी। सरकार इसको रोक लगा सकती है, ताकि अपने प्रदेश के अंदर जो पशु हैं उन पशुओं को वो चारा मुहैया कर सके। और दूसरी बात यह है कि हमारा
प्रदेश का किसान बहुत समझदार है। आगामी जो है, अभी ज्वार की बिजाई शुरू हो रही है, ज्वार बोएंगे, उसके बाद जो ज्वार भी हमारे इसमें चारे उसमें काम आएगी, इससे तूड़ी हमारी कम लगेगी जी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये आपदाएं आती हैं, इसमें कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसमें तो केवल जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, श्री मनोहर लाल जी ने जो फैसला लिया है कि हमारी जो तूड़ी है वो बाहर ना जाए और अपने प्रदेश में रहे, ये बहुत अच्छा फैसला, मैं तो समर्थन करता हूँ। सर, एक तो हम सरकारें फैसला लेती हैं कि एक देश एक व्यापार, और दूसरा किसानों को बाहर सिर्फ इसलिए हम नहीं बाहर जाने देना चाहते कि प्रदेश के किसानों को तूड़ी की दिक्कत ना हो, तो फिर उनको इसको लेकर कुछ राहत दी जानी चाहिए ना। अगर मान लेते हैं बाहर 2000 रुपये क्विंटल तूड़ा बिक रहा है, यहाँ 1200-1500 में बिक रहा है, तो उनको जो नुकसान हो रहा है 400-500 उसकी भरपाई कर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। सरकार, क्योंकि जो चारा है, कोई अनाज तो है नहीं कि बाहर से मंगाया जा सके, तूड़ी कोई एक ऐसी चीज है, तूड़ी या कोई भी चारा है तो बाहर से ये नहीं मंगाया जा सकता। तो लेकिन फिर भी ये सरकार इसमें प्रयास कर रही है, किसी तरीके से कोई अगर व्यवस्था हो सकती है तो करेंगे। व्यवस्था तब होगी ना जब तक तो लोग खरीद लेंगे। मैंने 2-3 लोगों की बात सुनी भी है, जो आपने भी सुना है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इतना महंगा कैसे खरीदेंगे, पशु बेच देंगे, आने वाले महीने 2 महीने ऐसे हाल रहे तो लोग बेच देंगे पशु, और जिनके परिवार में 1 भैंस 2 भैंस, उसी से 10-15 किलो दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो तो बेरोजगार हो गया, कैसे गुजारा होगा उसका। शमशेर जी, पहले भी ऐसी आपदाएं आती रही हैं और पहले भी ऐसी समस्याओं से हमारे किसानों ने, हमारे जो पशुपालन है, पालक हैं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ से इसको हैंडल किया है और अब भी ऐसी कोई, मेरे हिसाब से कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी। महंगाई है, कोई बात नहीं, उसके तब भी वो ठीक हो जाएगा और सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं, इसीलिए उन्होंने बाहर तूड़ी जो बंद की थी और सरकार इस बारे में कर रही है। आगे भी सरकार इसमें कोई ना कोई जितना भी योगदान हो करेगी, कोई ऐसी बात नहीं। अभी कुछ मैंने देखा नहीं है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं क्या होगा। 2 दर्शक मेरे साथ हैं, आर.के. कालिया अंबाला से। मास्टर साहब, मास्टर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई शमशेर जी, वैसे तो देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन आम आदमी को, किसानों के साथ हमदर्दी है, सहानुभूति है। महंगाई की मार सब पर है, जग जाहिर है, अक्सर आप मुद्दे उठाते हो ऐसे। आम आदमी को परेशानी है बहुत ज्यादा महंगाई की वजह से, ये महंगाई का मुद्दा है आज उठाया आपने। आज हर शख्स परेशान नजर आता है, मेरे ख्यालों की तरह, उनकी जुल्फों की तरह। मैं सारी साथ जिम्मेदारी सरकार को देना चाहूंगा, आम आदमी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। हमारी बताइए क्या जिम्मेदारी है इसमें, ये इसका हल निकाले, बड़े बड़े पत्रकारों को ले, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो है, बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको लेकर बैठेंगे, जो सियासी दल हैं सारे, अपोजिशन के, सत्ता पक्ष विपक्ष, वहां पर बैठकर इसके बारे में विचार करें कि हमने कैसे इसका हल करना है आम आदमी के लिए। आम आदमी ने कमर तोड़ दी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रब ने उलझाया बहुत है। उन्होंने तो हमने को उलझा के रख दिया। धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, लाउड स्पीकर की राजनीति, अनजान की राजनीति, दिस थिंग दैट थिंग, महंगाई की तरफ कहीं ध्यान ही नहीं है इनका। मेन मुद्दे पर है ना ये भटकाना क्यों चाहते हैं हम लोगों को। ठीक है, मुद्दे तो इनके पास है ही नहीं। अब किसानों को उलझा दिया, कल को कर्मचारियों को उलझा देंगे। तो कम से कम सोचना चाहिए, देखिए आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए इन लोगों को, तभी इनकी हमारे पर मेहरबानी होगा। ठीक है, शुक्रिया मास्टर जी बातचीत के लिए। लज्जाराम एक और दर्शक मेरे साथ है। लज्जाराम जी स्वागत है आपका, अंबाला से हैं जी। लज्जाराम जी बोलिए। लज्जाराम जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, नंबर शायद डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से कॉल कर सकते हैं। मान साहब, एक सवाल मेरा ये कि जैसे अभी बात कर रहे हैं राजकुमार सैनी जी की, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पहले से क्या इस बात का अनुमान नहीं था कि इस बार जो गेहूं की बिजाई है वो कम जगह पर हुई है, कम मात्रा में पैदावार भी होगी, और उसी हिसाब से मौसम की मार का जिक्र करें, मौसम की मार भी काफ़ी समय पहले पड़ी थी, उसके साथ साथ गेहूं की कम उपज हुई है और तूड़ी की भी पैदावार कम हुई है। तो इसके लिए प्लानिंग अब करने से बेहतर है कि पहले इन चीज़ों के बारे में काम कर लिया जाता, सोच लिया जाता, तो आज न तो धारा 144 लगानी पड़ती और ना ही इतने महंगे संकट से न तो किसान गुजर रहे होते, ना पशुपालक गुजर रहे होते। जी शमशेर जी, राजकुमार सैनी जी काफी ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, अच्छी बात है कि आशावादी रहना चाहिए, लेकिन साथ में वो बता नहीं पा रहे हैं कि कोई कंक्रीट प्लान सरकार की भूतपूर्व में रही हो या इस टाइम कोई एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम के तौर पे उन्होंने बनाई हो। केवल उन्होंने एक लीगल सैंक्शन लगा करके रुकावटें जरूर कर दी। वो मुझे लगता है कि वो अगर नहीं करते तो दबाव कम बना रहता, उससे एक पैनिक भी क्रिएट हुआ है कि सिचुएशन बड़ी खराब है।
जी। तो जिसके पास अभी जो एक रिलैक्स वे में भी अपनी तूड़ी का इंतजाम कर रहा था, वो भी एक तरह से भाग दौड़ में पड़ गया है कि मुझे तूड़ी नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा, चाहे वो पड़ोस का राज्य है, कुछ भी है। तो ये तो कोई बहुत सोची हुई समझ वाली बात नहीं है। ये लीगल सोल्यूशन से प्रकृति कंट्रोल नहीं होती। जैसे राजकुमार सैनी जी ने खुद कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसका हल कानून में नहीं है। पहली बात तो ये सरकार को पता होना चाहिए और इसको खुला रखें। जैसे ऐसे तो देखिए कि गेहूं की एक्सपोर्ट हिंदुस्तान कर रहा है और गेहूं की लोकल कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या हम उस एक्सपोर्ट को भी बंद कर दें क्योंकि लोकल कीमतें बढ़ने वाली हैं? वहां तो सरकार उसको प्रमोट कर रही है, हालांकि वो बढ़ी हुई कीमतों का किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों ने एमएसपी पर ही बेची है, ना उन्हें को किसी प्रकार की कोई बोनस दिया गया है। अब जाके हैफेड ने 20 रुपए तब बताया है जब अधिकांश किसानों के पास गेहूं नहीं रही। इसी प्रकार से इसे भी खुला रखना चाहिए। एक छोटा सा सोल्यूशन ये जरूर कारगर रहेगा। अगर हमारी स्टेट से राजस्थान में जा सकती है तो हो सकता है कि यूपी की स्टेट से हमारी स्टेट में भी ऑर्डर आ सके। तो ये खुले दिल से अगर करेंगे तो प्रकृति को अपना काम करने दें, हम उसमें रुकावट ना डालें, प्रकृति अपना काम करती रहे की चिंता भी कम होगी। किसान की आमदन को लेकर जो हम बात कर रहे हैं उससे किसान को बेनिफिट हो। छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा आपसे सैनी साहब, क्या ऐसा कोई रास्ता निकाल लिया जाना चाहिए तुरंत? ये कानूनी तौर पर प्रावधान तो कर दिया गया कि नहीं बाहर बेच सकते, लेकिन ऐसी स्थिति में हम गेहूं बेच रहे हैं, व्यापारियों ने गेहूं खरीदा, बाहर भी भेजा जा रहा है। अब किसान को बाहर बेचने से रोकने से एक दिक्कत ये हो सकती है कि लोगों को लगेगा कि सच में इसके दाम आगे बढ़ेंगे तो स्टॉक करेंगे, और स्टॉक होने की स्थिति में और ज़्यादा चिंता बढ़ेगी, और पैनिक क्रिएट जब होता है तो फिर इन चीज़ों को लेकर लोग बड़े गंभीर हो जाते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और हो भी रहा है ऐसा। और जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतनी ज़्यादा महंगी तूड़ी हो सकती है। सोल्यूशन बहुत जल्द इसका निकाला जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। और पशुपालकों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को पशु बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राजकुमार सैनी जी, इसमें जो सरकार कर रही है, सरकार की प्लानिंग है, सरकार जल्दी इसके ऊपर इसको सुधार करने का प्रयास कर रही है कि इसका रेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके साथ साथ तूड़ी की जो कमी है उसको भी किसी तरीके से पूरा किया जाए। इसके साथ साथ एक भाई अभी कह रहा था कि महंगाई इतनी सरकार ने इसमें बढ़ा दी है। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो महंगाई बढ़ी है पूरी दुनिया में बढ़ी है, और 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल की वजह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो पैसा विकास कार्यों के लिए लगाया हुआ था, रखा हुआ था, वो पैसा हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने खर्च किया है, और जिससे कहीं ना कहीं विकास में और कहीं ना कहीं इस पैसे में भी कमी आई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना और देशों में जो फैला है, कितनी बुरी हालत वहां पर हुई है, और अपने देश में आज हम सुरक्षित बैठे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से बैठे हैं। प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है वो सबसे पहला काम है हमें सुरक्षित रखना जी। और जहां तक महंगाई की बात है, ये महंगाई अकेले भारत में नहीं है, हरियाणा में महंगाई नहीं है, ये महंगाई पूरी दुनिया के अंदर है। चलिए ठीक है, रोकूंगा आपको सैनी साहब, आप इस चर्चा में जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, ये कहा कि सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है, इसका रास्ता जल्द निकाला जाएगा। और मान साहब ने क्या क्या परेशानियां किसान को आ रही हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तूड़ी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, मसला छोटा सा दिखता है, लेकिन फसल विविधीकरण को लेकर जो बात हो रही है उससे एक नुकसान ये हुआ कि इस बार गेहूं की जो बिजाई थी कम हुई, उस हिसाब से पैदावार कम हुई, कुछ मौसम की मार की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। अब एक संकट ये, दूसरा कि तूड़ी को दूसरी स्टेट में बेचने से सरकार ने इनकार कर दिया है और किसान बेचना चाहते हैं क्योंकि वहां उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो जो नुकसान मौसम की मार की वजह से हुआ उसकी भरपाई उनकी वहां पर हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर सरकार का ये कहना है कि इससे प्रदेश में तूड़ी की जो क्षमता है या तूड़ी की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे पशुपालकों को और दिक्कत हो सकती है। दोनों चीजों के बारे में सरकार को सोचना होगा, पशुपालकों के लिए भी, किसानों के लिए भी। अगली बात ये कि अगर इसी तरह से कोई बेहतर मैनेजमेंट नहीं होगी या मौसम की मार या कुदरत की मार रहेगी तो आने वाले दिनों में दूध की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा, और दूध जितना कम होगा उस तरीके से लोगों को बेहतर प्योर दूध मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर केमिकल वाला दूध जिस तरह से बनाया जाता है वो लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस पर गंभीरता से सबको विचार करना चाहिए, बेहतर जो विचार सामने आए, आइडियाज आए, उनसे जो हमारे हितधारक हैं, पॉलिसी धारक हैं, उनको अवगत कराया जाना चाहिए और वो भी ग्राउंड से जुड़कर बेहतर सुझाव लें। यही आज के कार्यक्रम का निष्कर्ष है। नमस्कार।